नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू होंगी देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई मंत्रियों ने मुलाकात कर दी जीत की बधाई। दिल्ली से ओडिशा तक मना जश्न। 25 जुलाई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने किया नामांकन। प्रधानमंत्री समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। विपक्ष की ओर से मार्गरेट अलवर ने भी किया नामांकन। 6 अगस्त को होगा मतदान। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में नए सांसदों ने ली शपथ। राज्यसभा में नवनिर्वाचित 28 और लोकसभा में 4 नए सदस्यों ने ली शपथ। प्रधानमंत्री ने मॉनसून सत्र के सार्थक होने की जताई उम्मीद। सभी दलों से खुले मन से संवाद करने को कहा। विपक्ष की कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति। विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, सदस्यों का आचरण सदन की गरिमा को बढ़ाने वाला हो। वाद विवाद के साथ सार्थक चर्चा का दिया सुझाव। देश के नए राष्ट्रपति का चयन हो चुका है। एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर रायसीना हिल्स की रेस में जीत हासिल की है। आपको बता दें कि ओडिशा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए चुनी जाने वाली पहली आदिवासी महिला है। इससे पहले यह देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनी थी। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। 25 जुलाई को शपथ के साथ ही पहली बार देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समुदाय से जुड़ी शख्सियत काबिज होगी। सिर्फ 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर मुर्मू ने सभी राज्यों में अपने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा पर बढ़त बनाई। 3 राज्यों में तो इन्हें 100% वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव में सभी राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के चुने हुए सांसद और दिल्ली तथा पुडुचेरी के एमएलए वोट देते हैं। इस तरह इलेक्टोरल कॉलेज में 4033 विधायक और 776 चुने हुए सांसद शामिल हैं। इनमें से 3991 विधायकों और 763 सांसदों ने वोट दिया। 53 वोट अमान्य घोषित हुए, जिनमें 15 सांसद और 38 विधायक के वोट शामिल हैं। द्रौपदी मुर्मू को 2824 विधायकों और सांसदों ने वोट दिए, जिनका वोट वैल्यू 6,76,803 रहा। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 1877 सांसदों और विधायकों ने वोट दिए, जिसका वोट वैल्यू 3,80,177 रहा। वोट वैल्यू के हिसाब से मुर्मू को 64% और सिन्हा को 36% वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले। यशवंत सिन्हा को सिर्फ 208 सांसदों के वोट मिल पाए। कुल 776 सांसदों में से 763 ने ही वोटिंग में हिस्सा लिया। द्रौपदी मुर्मू सिर्फ 8 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी जगह अपने प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा से आगे रहीं। जिन 8 राज्यों में यशवंत सिन्हा को बढ़त मिली वो हैं छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। द्रौपदी मुर्मू ने 3 राज्यों में क्लीन स्वीप किया, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम, जहां इन्हें 100% वोट मिले। यानी सिन्हा इन 3 राज्यों में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। मुर्मू को सबसे कम 0.7% वोट केरल में मिले। इस मामले में दूसरे नंबर पर तेलंगाना रहा, जहां एनडीए उम्मीदवार को सिर्फ 2.6% वोट ही मिल सके। वहीं देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 6 अगस्त को मतदान होना है। एनडीए की ओर से उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पर्चा भरा। वहीं विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अलवा को उम्मीदवार बनाया है।
देश के नए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन पर्चा भरने के बाद जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास करेंगे। वहीं विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है। मार्गरेट अल्वा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारने का फैसला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के निवास पर 17 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में लिया गया। बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान 6 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच होगा। 18 जुलाई को शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा के नए सांसदों ने शपथ ली। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बैठक शुरू होने पर 28 नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में 4 नए सांसदों ने शपथ ली। सत्र के पहले दिन जहां विपक्ष ने सरकार के सामने कई मुद्दे उठाए, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि संसद का मॉनसून सत्र उपयोगी और सार्थक होगा। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही लोकसभा और राज्यसभा के नए सांसदों ने शपथ ली। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भाजपा सांसद दिनेश लाल निरहुआ यादव, रामपुर से भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वहीं संगरूर से लोकसभा उपचुनाव में जीतने वाले शिरोमणि अकाली दल के सिमरनजीत सिंह मान ने चैम्बर में सांसद के तौर पर शपथ ली। वहीं राज्यसभा में चुनकर आए 28 सदस्यों ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। शपथ लेने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, प्रफुल्ल पटेल, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह सहित 28 नवनिर्वाचित सदस्यों ने मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की, जिसके बाद सभापति ने सदस्यों को आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की याद दिलाते हुए कहा कि इस सत्र को सार्थक बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। I would like to fervently appeal to all of you to give out your best performance to make this session a memorable one, particularly in the context of its significance. I expect this session to set the right tone for functioning of this august house over the next 25 years of Amrit Kal, which is critical period to take India to entirely a new plane by the time our nation rejoices the centenary of its independence. वहीं सत्र के पहले दिन ही सदन में कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अग्निपथ योजना और महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर सदन में अवरोध किया, सरकार को घेरने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि संसद का मॉनसून सत्र उपयोगी और सार्थक होगा। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक संसद भवन परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के दौरान सभी दलों से सदन में शांति और गरिमा को बनाए रखने की अपील की। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सरकार का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में भाजपा के नेता पीयूष गोयल और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। बैठक में पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में विपक्ष की ओर से कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश, डीएमके के टीआर बालू, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय और एनसीपी के शरद पवार सहित लगभग सभी दलों के नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि नेताओं ने अपने विचार रखे और सुझाव दिए। साथ ही विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार से चर्चा की मांग की। कम से कम 13 मुद्दे
सरकार के सामने रखे और दूसरे अपोजिशन पार्टी के नेता लोग भी चंद मुद्दे उन्होंने भी रखा। करीब 20 मुद्दे वहाँ पर आ गए। They have demanded for some of the issues to be discussed. The government, under the leadership of the entire meeting went on in the leadership of Shri Rajnath Singh Ji. Rajnath Singh Ji and myself, we have amply clarified that under the rules and the procedure, for whichever the speaker and chairman gives the permission, government is ready to discuss any issue. वहीं इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी पार्टियों ने सहयोग का भरोसा जताया है। बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, सांसद अर्जुन राम मेघवाल, सांसद रमा देवी, अपना दल से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत कई नेता मौजूद रहे। सभी दलों के नेताओं ने, सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने ये आश्वस्त किया है कि हम सदन की कार्रवाई में सहयोग करेंगे, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे, विधेयक पर भी चर्चा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शब्दों पर बैन नहीं लगाया गया है, केवल असंसदीय घोषित किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली बार नहीं है, 1954 से असंसदीय शब्दों को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई। लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों और वाक्यों की लिस्ट तैयार की है जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रक्रिया के तहत ये फैसला लिया गया है। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश में भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। किसी शब्दों को बैन नहीं किया है और किसी सरकार भी बैन नहीं करती है। मैं डिबेट और चर्चा में सुन रहा हूं कि इस सरकार ने बैन कर दिया, उस सरकार ने बैन कर दिया। चाहे राज्यों की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, सभी राज्य की विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा एक स्वतंत्र स्वतः निकाय है जिन पर सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं होता। और मैं मानता हूं कि सभी राज्य विधानसभा इसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चलती है, संसद भी इस प्रक्रियाओं से चलती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये प्रक्रिया काफी लंबे समय से चली आ रही है। 1954 से असंसदीय शब्दों को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। पहले इस तरह के असंसदीय शब्दों की एक किताब का विमोचन किया जाता था। हमने सिर्फ कागजों की बर्बादी से बचने के लिए इसे इंटरनेट पर डाल दिया है। ये लोकसभा की एक प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया 1959 से चल रही है। उस परंपरा में पहले इस तरीके की असंसदीय शब्दों की एक किताब निकाली जाती थी। अब क्योंकि संसद के अंदर हमने कोशिश की कि कागज की बचत हो, इसलिए हम इंटरनेट पर डालते हैं इसको। हमारी पहले तो कोशिश रहती थी इस किताब को देश के पत्रकारों को और लोगों को भी उपलब्ध कराएं, पर कुछ लोगों तक पहुंचती थी। हमने कहा देश के अन्य लोगों को भी जानकारी मिले, इसलिए हमने इसको इंटरनेट पर डाला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये भी कहा कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। विपक्ष से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि देश में इसका भ्रामक प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधायिकाओं में वाद विवाद और चर्चा गरिमापूर्ण होनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कि सदन में सम्मान में वृद्धि हो। लोकसभा अध्यक्ष ने दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए पीठासीन अधिकारियों, संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने को कहा। साथ ही कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में व्यवधान नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तिकरण को नई दिशा देने तथा अगले माह कनाडा में होने जा रहे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 65वें सम्मेलन की तैयारियों को लेकर देश भर के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन संसद भवन परिसर में आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश की विधानसभाओं और विधान परिषदों में वाद विवाद और चर्चा गरिमापूर्ण होनी चाहिए। प्रत्येक सदस्य को इस तरह से आचरण करना चाहिए जिससे सदन की गरिमा और मर्यादा में वृद्धि हो। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। इन विषयों को लेकर पीठासीन अधिकारी अपने अपने विधानमंडलों में सभी दलों के साथ नियमित रूप से चर्चा करें ताकि हमारे विधानमंडल सार्थक सकारात्मक चर्चा का केंद्र बन सके। पीठासीन अधिकारियों के इस बैठक के अंदर कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें विशेष रूप से सभी पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से सभी राजनीतिक दलों से यह आग्रह किया गया कि सभी दल अपने अपने राज्यों के अंदर और देश के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण और माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय व्यवधान न करें। ये हमारी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ऐसा सभी पीठासीन अधिकारियों ने एक मत से निर्णय लिया है और सभी पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्यों के अंदर सभी दलों से चर्चा कर ये इंश्योर करेंगे कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय कोई व्यवधान न हो। बैठक में दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने को लेकर भी बात हुई। दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने पर बल देते हुए बिरला ने कहा कि कानून में संशोधन के लिए पीठासीन अधिकारियों, संविधान विशेषज्ञों, कानूनी विद्वानों और अन्य स्टेक होल्डर्स से परामर्श किया जाएगा। इसके अलावा विधायिकाओं को उत्कृष्ट पुरस्कार और विधानसभाओं की न्यूनतम बैठकों की संख्या जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बिरला ने पीठासीन अधिकारियों का आह्वान किया कि वो सदन में सम्मानजनक आचरण के लिए सदस्यों का मार्गदर्शन करें। राज्यों में विधानसभाओं की बैठकों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। देश में विधानसभाओं के बारे में जानकारी के लिए एक मंच की आवश्यकता पर बल देते हुए बिरला ने कहा कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म पर देश की सभी विधानसभाओं के डिबेट्स उपलब्ध होंगे। बिरला ने यह भी बताया कि उनके नेतृत्व में एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल 20 से 26 अगस्त 2022 तक हैलिफैक्स, नोवा स्कॉशिया, कनाडा में होने वाले कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भाग लेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में 54 देशों के 181 प्रतिनिधि, जिनमें भारत के 27 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बिरला ने यह भी कहा कि सीपीए के ढांचे के भीतर राज्य विधानमंडलों की सक्रिय भागीदारी और व्यापक चर्चा सुनिश्चित करने के लिए भारत में सीपीए जोन की संख्या 3 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राज्यपालों से राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्यपालों को सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों पर नजर रखना चाहिए। उपराष्ट्रपति अपने निवास पर आयोजित कार्यक्रम में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने राज्यपालों को सुझाव दिया कि वो विश्वविद्यालयों का दौरा करते रहें और शिक्षा में सुधार के प्रयासों को जारी रखें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उपराष्ट्रपति निवास में आयोजित भोज में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को संबोधित किया।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यपाल का कार्यालय न तो सजावटी है और न ही राजनीतिक पद, और उन्हें अपने आचरण से राज्य प्रशासन के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। You will be setting an example to others and then finally move on. राजभवन में बैठना है ऐसी नहीं, घूमते रहना, प्रदेश में लोगों से मिलते रहना, फीडबैक लेते रहना और सही फीडबैक जो एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशन है वो सेंटर को बताते रहना। आफ्टर ऑल द गवर्नर्स आर द नॉमिनीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, so you need not hesitate to send your positive feedback or even negative feedback, whatever you get. इस मौके पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक, गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ अधिकारी और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिक्षकों को सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में तेलुगु भाषा के प्रतिष्ठित विद्वान और साहित्यकार गरिकापति नरसिम्हा राव को संस्कार पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने समग्र और मूल्य आधारित शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा को केवल अक्षरों और संख्याओं के रूप में नहीं, बल्कि संस्कृति और मूल्यों की शिक्षा के रूप में देखना चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बच्चों के समग्र विकास और देश के एक सुरक्षित भविष्य के निर्माण आधारित शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंक केंद्रित शिक्षा की मानसिकता को त्यागना होगा और शिक्षा को केवल अक्षरों और संख्याओं के रूप में नहीं, बल्कि संस्कृति और मूल्यों की शिक्षा के रूप में देखने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने ये बात हैदराबाद में गुरु पूर्णिमा के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। गुरु पूर्णिमा के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय परंपरा में गुरु को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है और एक गुरु और शिष्य के बीच के संबंध को पवित्र माना जाता है। उपराष्ट्रपति ने शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अपने शिक्षकों को याद किया, साथ ही जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में एक सांस्कृतिक संगठन आकृति की ओर से स्थापित संस्कार पुरस्कार से तेलुगु के प्रतिष्ठित विद्वान और साहित्यकार गरिकापति नरसिम्हा राव को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना सरकार के सलाहकार, साहित्यकार, कलाकार और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील की कि वे आनुवंशिक बीमारियों से निपटने के लिए सरकार के प्रयासों में सहयोग करें और लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करें। उन्होंने युवा चिकित्सकों से ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने का सुझाव दिया। उपराष्ट्रपति ने ये बात हैदराबाद के थैलेसीमिया एंड स्किल सेल सोसाइटी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट के उद्घाटन के दौरान कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी आनुवंशिक बीमारियों पर काबू पाने के लिए एहतियाती कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने ऐसे बच्चों की पहचान करने के लिए निगरानी बढ़ाने का सुझाव दिया। हैदराबाद में दूसरी रक्त आधान इकाई और आधुनिक नैदानिक प्रयोगशाला का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठन इन आनुवंशिक बीमारियों से निपटने के लिए सरकार का सहयोग करें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर साल करीब 10 बच्चे थैलेसीमिया की बीमारी से ग्रसित पाए जाते हैं। लिहाजा मीडिया और सभी हितधारकों को लोगों को जागरूक करने में सहयोग करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान थैलेसीमिया एंड स्किल सेल सोसाइटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, डॉक्टर और कई लोग मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरु पूर्णिमा के मौके पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि व्यक्ति और समाज को उत्कर्ष तक ले जाने में गुरुजनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। गुरुओं ने मानवता को कल्याण का मार्ग दिखाया है और हम सभी को गुरु का सम्मान करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गुरुओं ने मानवता को कल्याण का मार्ग दिखाया है और भारत की गुरु शिष्य की परंपरा में त्याग, समर्पण, विश्वास और निष्ठा का समावेश रहा है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत
प्राचीनतम परंपरा है और हमेशा हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन के अंदर गुरुओं का बड़ा महत्व है। और इसीलिए जब प्राचीनतम संस्कृति की बात करते हैं तो राज करने वाले राजा भी गुरुकुल के अंदर शिक्षा प्राप्त करते हैं और उस गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करते समय वह राज त्याग कर एक सामान्य व्यक्ति की तरह गुरुओं से वर्तमान का, भविष्य का, भूत का सारे ज्ञानों का अनुभव करते हैं। और आज भी हमें आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से शिक्षा के अंदर हमें गुरु आज भी हमें दिशा देने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने जलवायु परिवर्तन के संकट, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण पर चिंता जताई। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज जरूरत है कि दुनिया का हर कोई व्यक्ति, हर एक भारतवासी प्रकृति के महत्व को गंभीरता से समझे और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प ले। गुरुदेव ने केवल देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान का रास्ता भी बताया। उन्होंने पर्यावरण के रूप में एक अभियान चलाया और आज भी पूरे देश के अंदर पर्यावरण के महत्व और किस तरीके से हम पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, उसके लिए उन्होंने पेड़ लगाने का एक जन आंदोलन शुरू किया और जन आंदोलन के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के सामान्य व्यवहार कार्य में भी पर्यावरण को सुरक्षित रखे और आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहे। इसके लिए उन्होंने करोड़ों अनुयायियों को और देश के लोगों को एक व्यापक रूप से पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए एक व्यापक रूप से पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में हुई संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 13 जुलाई 2022 को श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। 13 जुलाई को ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति की बैठक हुई। साथ ही याचिका समिति की बैठक भी 13 जुलाई 2022 को ही संपन्न हुई। 18 जुलाई 2022 को कृषि, पशुधन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति की बैठक हुई। वहीं 18 जुलाई 2022 को ही सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की बैठक भी संपन्न हुई। 19 जुलाई 2022 को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति की बैठक हुई। श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक भी 19 जुलाई को ही हुई। 19 जुलाई 2022 को ही जैव विविधता संशोधन 2021 विधेयक संबंधी समिति की बैठक भी संपन्न हुई। कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।